So well, happy Diwali. Oh, thank you. Wish you too also happy Diwali. Fine. So today's topic is a random access memory that is known as a RAM. Okay. Hmm. ओके ये रैम होता क्या है बेसिकली रैम इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेमोरी बट व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इट इज अ इंटरनल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी ओके दिस इज Okay. इसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं ठीक है ठीक Okay. है ये बेसिकली हर मेमोरी का ना दो चीज़ ज़रूर होता है वो एक होता है रीड एंड राइट क्या होता है रीड एंड राइट अभी रीड एंड राइट क्या होता Right. है सर देखो मेमोरी में क्या रखेंगे डेटा रखेंगे Hmm. डेटा को क्या कर सकते हैं सर डेटा में दो चीज़ कर सकते हैं या फिर डेटा को देख ओपन कर सकते हैं देख सकते हैं Hmm. तो उसको बोलते हैं रीड रीड करना अभी देख रहे हो आप डेटा को सिर्फ ठीक है ना Okay. और Hmm. अगर मैं उस डेटा में कुछ चेंज करूँगा या फिर दूसरा एक और डेटा रख देता हूँ या फिर किसी डेटा को डिलीट कर देता हूँ ये सब कर सकते हैं ना सोच एक फाइल है Hmm. एक पिक्चर है आपके फ़ोन में ठीक है ना ठीक Hmm. है ये किसी भी मेमोरी के लिए एप्लीकेबल है हर मेमोरी में रीड एंड राइट स्पीड होता है ठीक है ऐसा नहीं कि बस आपके रैम में ही होगा या फिर आपके रोम में ही होगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अब यहाँ समझते हैं सोचिए आपके फ़ोन में कोई पिक्चर है आपने सेल्फी लेकर रखी है ठीक है ना अब जब जब तक आप चाहो उस पिक्चर को देख सकते हो Hmm. ठीक है तो दैट इज़ अ रीडिंग आप रीड कर रहे हो उस पिक्चर को अभी फिलहाल आपका मेमोरी उसको रीड कर रहा है ठीक है बट Okay. आप उस पिक्चर को बाद में एडिट कर सकते हो डिलीट कर सकते हो उसके जगह कोई नया पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो ठीक है ना Hmm. अब हमने जो जो भी हमारा था उस जगह पे हमने कुछ चेंज कर दिया डिलीट किया तो वहाँ से हट गया वो चेंज हो गया ठीक है उस पिक्चर को एडिट किया तो वो चेंज हो गया उसका साइज में चेंज हो गया ठीक है उसकी जगह एक और एक पिक्चर उस जगह रख दिया एक ही था उसकी जगह एक और सेल्फी लेकर रख लिया भाई तो अब दो पिक्चर हो गए उस सेम जगह पे तब भी चेंज हो गया ठीक है ना तो चेंज इज नोन एज अ राइट समझ में आया मैं अगर आपको सही से दिखाऊं फिलहाल मेरे सिस्टम में आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये मेरे सिस्टम का प्रोसेस है ठीक है मेमोरी में यहाँ दो चीज़ आपको दिखेगा जैसे यहाँ भी आप देखोगे रीड रीड स्पीड एंड राइट स्पीड दिख रहा है आपको Hmm. रीड स्पीड एंड राइट स्पीड तो ये इस तरह का है इसमें उसके अलावा और भी चीज़ें होती है आप जब बहुत अच्छे से हम लोग ना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से पढ़ रहे होंगे ओएस के बारे में या फिर आर्किटेक्चर को पढ़ रहे होंगे ना तब हम लोग देखेंगे पेज्ड पुल नॉन पेज्ड पुल ठीक है ये सारे चीज़ कैशे जैसे मेरा कैशे देखो कैश्ड जो मेमोरी है 2.1 GB का है 2.1 GB मतलब ये जो मेमोरी है मैंने मेरे मैंने कंप्यूटर ने इतना मेमोरी मेरे रैम से यूटिलाइज करके रखा है ठीक है 258 MB रैम हमने रिजर्व करके रखा है ये सब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या है ये सब ठीक है ना जैसे कैशे तो हमने समझ लिया ठीक है वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी Yes. कंप्यूटर का सर ये इसलिए यूज़ होता है ताकि कंप्यूटर जो है प्रोसेसर है जो है कंटिन्यूसली ये रैपिडली होते हुए काम को सेव करके रखे इसमें ठीक है ना अभी जैसे मेरा जो सिस्टम है ये कॉन्स्टेंटली 6.6 GB रैम यूज़ कर रहा है दिख रहा है आपको Yes. और मेरे सिस्टम में टोटल रैम है 16 GB दिख रहा है अब ये जीबी क्या है एमबी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना बट अभी इतना समझते चलो कि 16 GB कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी है ठीक है मेमोरी का मैं टोटल अमाउंट बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ का एक कांस्टेंट अमाउंट होता है ना अमाउंट मतलब समझ के Yes. चलो कि जैसे किलो 1 किलो सो 1 किलो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए तो 16 GB इज अ टोटल साइज ऑफ दैट मेमोरी या क्वांटिटी ऑफ दैट मेमोरी इज दैट क्लियर ठीक है Yes. अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब कोई भी मेमोरी में इट इट रीड एंड राइट मेमोरी स्टोर द डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग ये तब तक डेटा को स्टोर करके रखता है जब तक मशीन वर्किंग कर रहा है और एज सुन एज मशीन जब उसको स्विच ऑफ या शट डाउन कर देते हैं तो क्या होता है सर डेटा इरेज हो जाता है इसमें कोई डाउट No. नहीं ठीक है ना अब क्यों सर ऐसा क्यों क्योंकि हमने पढ़ा कुछ दिन कल ही हमने पढ़ा था कि रैंडम कल नहीं कल से एक दिन पहले मतलब लास्ट क्लास हमने पढ़ा था बेसिकली कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इट इज़ एन वॉलेंटाइल मेमोरी वॉलेंटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है सर इसका मतलब ये है कि मेमोरी इज़ नॉट इज अ यूज दिस मेमोरी फॉर द टेम्परेरी बेसिस ठीक है इसमें परमानेंट बेसिस पे डेटा नहीं रखते हैं
अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे आपने ना एक अपने गैलरी ओपन किया, ठीक है ना, तो गैलरी जो है वो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है ना, यस। वो रैम में ओपन होगा, वो रैम में स्टोर होगा, ठीक है, ठीक है। हम्म। और जब हम लोग रैम को यूज़ करते हैं ना, तो उसमें गैलरी गैलरी नाम का एप्लीकेशन लोड होके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और गैलरी के अंदर आप बहुत सारे पिक्चर्स हम्म। और वीडियोस रखते हो, ठीक है ना। एज सुन एज आप जब अपने फ़ोन को शट डाउन करोगे ना और फिर से ओपन होगा, तो गैलरी ऐप बंद हो चुका होगा। एग्री? हम्म। पर फ़ोन के हम्म। अंदर रखे हुए पिक्चर्स मुझे, क्योंकि गैलरी ऐप को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से क्लिक करके ओपन करके मुझे उसको लोड करना पड़ेगा रैम में। पर एज सुन एज आप जैसे गैलरी को ओपन करोगे, आप देखोगे जो वीडियोस और पिक्चर थे वो कहीं नहीं गए, वो वहीं हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रैम इज अ नॉट अ हम्म। परमानेंट मेमोरी, वो हमें हमें क्या करता है, इट्स नॉट अ परमानेंट फॉर द स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज नहीं है, वो टेम्परेरी स्टोरेज है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, रैम बंद हो जाता है भाई हमारा काम करना। देखो कुछ इस तरह से दिखता है, दिस हम्म। इज द डेस्कटॉप रैम, दिस इज अ लैपटॉप रैम, क्लियर? हम्म। ठीक है। बोला गया एक्सेस टाइम इज रैम इज अ डिपेंड्स ऑन द एड्रेस, इसीलिए इसका नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? देखो रैम में क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। रैम में आपने ना डेटा रखा, ठीक है, हम्म। आप डेटा रख सकते हो रैम में, कोई भी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसके बारे में छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक सर, कोई भी डिवाइस डिवाइस में रैम चेंज क्यों करते हैं? है। रैम चेंज क्यों करते, चेंज कहाँ करते, नहीं करते। कुछ टाइम पहले मैंने सुना था, मेरा पीसी स्लो चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम कुछ चेंजेस किया गया था, शायद सीपीयू में कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लगा, इसको रैम बोल रहा था, तो हम समझ नहीं पाए थे। नहीं नहीं, रैम उसने रैम चेंज नहीं किया होगा, या फिर चेंज करने का एक ही रीज़न है कंप्यूटर में किसी कंपोनेंट का, कि वो ख़राब हो गया। हम्म। ठीक है, अगर इनकेस वो ख़राब हो गया तो इसलिए उसको चेंज किया गया होगा, नहीं तो उसके अलावा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जिसकी वजह से रैम को चेंज करना पड़े, या फिर रैम को अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। अपग्रेड करने का मतलब ओके। सोचो, आपके एक चीज़ मैं समझ समझ चुका हूँ अभी तक रैम के बारे में पढ़ के, कि सर कोई भी एप्लीकेशन है जो जिसमें हम लोग रैम इसीलिए यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो कोई भी, ठीक है ना, उसको रैम चाहिए, और जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा मेरे को स्पीड मिलेगा। अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हमें कितना ज़्यादा रैम यूज़ करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है ना, इसीलिए अगर आपका सिस्टम का स्पीड कम है, या फिर आपके ऐप ज़्यादा बड़े बड़े एप्लीकेशन है जो खुल नहीं रहे हैं या फिर चलने के लिए टाइम ले रहे हैं, तो उनके लिए आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। इज़ दैट क्लियर? ठीक हम्म। है। फिलहाल इस ब्लॉक को आप देख पा रहे हो, दैट इज नोन एज अ रैम, एम यू। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे, सर एम यू में ना, इस ब्लॉक में ना मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, कुछ डेटा रखा हुआ है मैंने। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करने वाला हूँ, एक डेटा। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, और हाँ ये बेटर है मेरे लिए। इसमें मैंने सोचो 10 रखा है, क्या रखा है, 10। ठीक है। और मैं एक और डेटा यहाँ बनाने वाला हूँ। ठीक है, ये जगह है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ABC। अभी हमने अलग अलग दो डेटा रख दिया, ठीक है। यस सर। ये पूरा मेमोरी है। मेमोरी में सोचो एक तरह का बैकपैक है, हमने इस चेन में ये रख दिया, उस चेन में वो रख दिया। अब एक चीज़ समझने वाली बात है कि हर, जहाँ भी कोई भी डेटा हम रखते हैं ना, उसका एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस, एग्जैक्टली exactly। अब एड्रेस जैसे इसका 1045 हो गया, ठीक है ना, इसका ये एड्रेस हो गया, क्लियर हम्म। है ना। हम्म। अब एक सही बात ये है कि दूसरा डेटा भी तो हमने रैम में ही रखा ना, हम्म। रखा ना जी, दूसरा डेटा भी हमने रैम में ही रखा। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर हम किसी चीज़ों को रखते हैं तो सीक्वेंस वाइज रखते हैं। तो अगर तुम बोलोगे अगर ये सर पहला डेटा आपने 10 रैम में रखा, तो दूसरा डेटा जो है वो ABCD वो भी रैम में रखा, तो दूसरा डेटा का जो एड्रेस होना चाहिए हम्म। वो 1046 होना चाहिए था। हम्म। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रैम में आप इस तरह का डेटा भी रख सकते हैं। मतलब अब ऐसा बात है कि रैम को नाम इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला गया, क्योंकि वहाँ पर रैम में जो भी डेटा जाता है ना, वो रैंडमली जहाँ 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 वो रैंडमली कहीं भी से स्टोर किया जा सकता है। समझ में आया?
पर ओके। अब तुम बोलोगे क्यों सर ऐसा, सीक्वेंस वाइज रखने में क्या प्रॉब्लम था? देखो, सीक्वेंस वाइज रखने का प्रॉब्लम ये था कि नियरेस्ट डिवाइस को लोकेट करना। जैसे रैम में ना बहुत सारा डेटा यूज होता है, रैम के अंदर बहुत सारा अलग अलग पार्ट में डिवीजन होता है, ठीक है? रैम के अंदर हिप होता है, स्टैक होता है, क्या, ठीक है? उसी रैम बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया गया है ना? तो जिस तरह का स्टोरेज जिसको चाहिए रैम के अंदर, उस तरह का वो स्टोरेज को यूटिलाइज करता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसीलिए क्योंकि इसका जो भी इसमें डेटा स्टोर करते हैं वो एक एक साथ माने सीक्वेंस वाइज नहीं होता, कोई भी रैंडम प्लेस में जाके स्टोर हो सकता है। और याद रखना, जो भी डेटा हम रैम में रखते हैं उसका हर एक एड्रेस होता है। अगर उसका एड्रेस है तो उसका एड्रेस कभी भी सिमिलर नहीं होगा। एक ही प्लेस पे दो डेटा नहीं रख सकते, और कोई भी दो डेटा का सीक्वेंस अलग अगल बगल नहीं हो सकता, सीक्वेंस नहीं होगा। क्लियर? हम्म। लॉजिकल चीज़ है, सोचने समझने वाली बात है, ठीक है? टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर दो तरह के रैम आते हैं, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। अब मैं स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम के बारे में थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ, पर आपके इसके बाद आपको एक क्वेश्चन मुझे आंसर देना पड़ेगा कि आप मुझे बताओगे कि सर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम आप पढ़ा रहे हो, पर अभी एक सेकंड रुकेगा। हाँ, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम पढ़ा रहे हो तो मुझे आप बताना कि आपके फ़ोन में या फिर आपके कंप्यूटर में कौन सा रैम लगा हुआ है, ठीक है? ठीक है। ओके। Static RAM, the word static indicates the memory returns the constant and long as power being be supplied, ठीक है? स्टैटिक रैम इस तरह का रैम होता है, जब तक पावर इस पर सप्लाई हो रहा है ये बार बार इसमें इसके अंदर की डेटा चेंज नहीं होगा, ठीक है? स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक, दो वर्ड होते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसका मतलब स्टैटिक मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, डायनेमिक मतलब चेंजेस। ह्यूमन कैसे होते हैं सर? ह्यूमंस डायनेमिक होते हैं, है ना? हम लोग डायनेमिक है, हम लोग हर सिचुएशन में अलग सोचते हैं। हम लोग थोड़ी देर में कुछ काम करते करते कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? कुछ सोचते सोचते कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। वी आर डायनेमिक इन नेचर। पर स्टैटिक नेचर कैसा होता है? जो आप कर रहे हो वही कर रहे हो, ये करना है तो यही करना है। स्टैटिक इन नेचर होता है बहुत लोग, और डायनेमिक इन नेचर भी होते हैं लोग। उसी तरह रैम में स्टैटिक एंड डायनेमिक में दोनों में डिवाइड किया गया, ठीक है ना? स्टैटिक रैम उनको बोला गया जिनके अंदर जिनमें क्या किया गया कि पूरा का पूरा जो रैम है हमारा, है ना, उसके अंदर जब भी डेटा जाता है वो स्टैटिकली रहता है, वहीं रहता है जब तक पावर सप्लाई बंद ना हो जाए। क्लियर? ठीक है? कि हाउ यस। एवर द डेटा इज लॉस्ट वेन द पावर गेट डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉलेंटाइन इन नेचर, ठीक है? एस रैम मतलब स्टैटिक रैम चिप यूज है मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स, ठीक है? अब ये आपको नहीं पूछा जाएगा कितना ट्रांजिस्टर्स उसमें यूज़ किए गए हैं, क्या कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, इतना हम लोग नहीं उससे पूछा जाएगा, बट यहाँ जानने के लिए आप समझ लो, ठीक है? ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा था, एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर थे, है ना? सेकेंड जनरेशन, पहला तो हो गया वैक्यूम यस। ट्यूब, दूसरा था ट्रांजिस्टर बेस, तीसरा हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, जिसको अभी भी रैम में यूज़ किया जाता है, ठीक है? ट्रांजिस्टर डज नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लैग, सो द रैम नीड टू बी रिफ्रेश, नो नीड टू बी रिफ्रेश। अब क्या है, रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो इसमें डेटा एक बार चला गया वो स्टैटिकली वहाँ रहता है जब तक पावर ऑन है। समझ में आया? यस सर। अब देर इज एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ मैट्रिक्स सिंस द एस रैम एज अ देन मोर चीपर देन डी रैम। क्योंकि देखो एस रैम ज़्यादा काम नहीं करता है। एस रैम कौन कौन से डिवाइस में लगता है ये मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली कुछ ऐसे डिवाइसेस जो एक ही टाइप का काम करते हैं, ज़्यादा अलग अलग वैरायटी ऑफ काम नहीं करते, ठीक है ना? जैसे एटीएम जाओगे आप, ठीक है? एटीएम में जो सिस्टम चलता है ना, जो सॉफ्टवेयर चलता है ना, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली एस रैम पे चलता है, स्टैटिक रैम पे चलता है, ठीक है ना? वो क्यों एस रैम पे चलता है? क्योंकि एटीएम सिस्टम्स ज़्यादा पावर, ज़्यादा ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करने के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिनमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो पाए, और हमें एटीएम यूज़ करने के लिए बेसिकली जो भी यूज़र आएगा वो कॉन्स्टेंटली पैसा निकाल सकते हैं जब मन चाहे। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर जो 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 कभी हमें बंद ही नहीं करना है, वो 24 घंटा चलते रहना चाहिए, है ना? अगर इस तरह का मुझे सॉफ्टवेयर बनाना होगा तो मुझे इस एस रैम जैसी एस रैम स्टैटिक रैम जैसा हार्डवेयर भी तो चाहिए, है ना? अगर वो हार्डवेयर यस नहीं सर। लगा होगा तो भाई सॉफ्टवेयर बार बार रिफ्रेश होगा। यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला नो एस रैम नीड नॉट टू बी रिफ्रेश रेगुलरली बेसिस,
ठीक है, रेगुलरली बेसिस में इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, रेगुलरली बेसिस पे नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होगा कि सर जो हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, अगर एस रैम पे चलेंगे तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक टाइम में एक ही काम हो रहा है, स्टैटिक है, एक टाइम में एक ही काम हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए बार बार रिफ्रेश करने की हम्म। ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि यही सॉफ्टवेयर चलने वाला है, इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा चलाने ही नहीं वाला हूँ, सोचने ही नहीं वाला हूँ। तो भाई मुझे एस रैम के ये अब बोला गया कैशे मेमोरी एंड हैज़ बिन हैज़ वेरी फास्टर एक्सेस, ठीक है ना। अब बोला जाता है एस रैम इज़ द थर्स्ट यूज द कैशे मेमोरी, ठीक है। एस रैम एक ऐसा रैम है जो कैशे में यूज़ होता है, क्लियर, ठीक है। यस सर। मैन्युफैक्चर इसको बढ़ाते हैं, ये एक्चुअली बहुत हाई कॉस्ट होते हैं, ठीक है ना। और अगर सिर्फ एस रैम की बात करूँ, जो हमारा जो एस रैम है ना, वो क्या करता है बेसिकली, वो चीपर होता है डी रैम से, डायनेमिक रैम से, ठीक है ना। बट क्योंकि अगर एस रैम को ना बहुत फास्ट फास्ट कंजप्शन के लिए भी बनाया जा सकता है, तो उसे कैशे मेमोरी बोल दिया जाता है, तब वो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बस इतना ही है, ठीक है ना। हम्म। लॉन्ग लाइफ, एस रैम का लाइफ बहुत लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं करता है, जितना जितना बोला जाता है, जितना एक बार में कमांड दिया जाता है उतना ही वो काम करता है, और वो रेपिडेटली उसी को करते रहता है, ठीक है। नो नीड टू रिफ्रेश, फास्टर, यूज टू यूज एज अ कैशे मेमोरी, लार्ज साइज, एक्सपेंसिव, ठीक है। हाई पावर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा पावर कंजप्शन करता है भाई एस रैम, क्योंकि कंटिन्यूस चलते रहता है, यस सर। ज़रूरत हो ना हो उसमें वो डेटा रहेगा ही रहेगा, जब तक पावर सप्लाई बंद ना कर दिया जाए, ठीक है। अब आते हैं डायनेमिक रैम के बारे हम्म। में, डी रैम। अनलाइक द एस रैम मस्ट कंटिन्यू रिफ्रेशली, मतलब कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है इसे, ठीक है। एस रैम में क्या था, कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ कंटिन्यूस रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या होता है सर, ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, किससे सर, एस रैम से साइज़ में इसमें ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटी होती है, और ये रैम चीपर है एंड स्मॉलर भी एज कम्पेयर टू एस रैम, इज दैट क्लियर। कुछ यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, ठीक है। शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, क्योंकि ये बहुत सारा मल्टीपल काम करता है, मल्टीटास्किंग के लिए रैम यूज़ होता है, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग के लिए। नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है ना, है ना। हम्म। इसीलिए बोला गया स्लोअर एज कंपेयर टू एस रैम, यूज एज अ रैम, स्मॉल इन अ साइज, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावर कंजप्शन, ठीक है। पावर अब कंजप्शन। मुझे बताओ एस रैम और डी रैम से हमारे सिस्टम में कौन सा रैम है, एस राम है। पक्का, क्यों। क्योंकि इस पे इसका कैरेक्टरिस्टिक देख के लग रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग लाइफ है इसका। अच्छा ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में क्या क्या एप्लीकेशन ओपन करते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में हाँ, जो कंपनी में यूज़ एक्सेल, करते पावर पॉइंट हैं, और और मेनली मेरा यही चलता है, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो आप एक से ज़्यादा काम करते हो कि नहीं करते हो। हाँ। तो स्टैटिक तो नहीं हो आप, डायनेमिक हो। अच्छा ऐसे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है ना, एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो हम लोग कौन हम्म। सा रैम यूज़ कर रहे होंगे कंप्यूटर्स में। डायनेमिक। नहीं सर, ये भी आंसर नहीं है सर, हम लोग कंप्यूटर्स में दोनों रैम यूज़ करते हैं, स्टैटिक भी डायनेमिक भी। इवन फ़ोन में भी हम लोग कैसे? दोनों रैम यूज़ करते हैं, क्या, स्टैटिक भी डायनेमिक भी। अब यहाँ क्या बोला गया, एस रैम में हमने क्या पढ़ा है, यूज़ एज अ कैशे मेमोरी, तो हमारे कंप्यूटर में भी तो कैशे मेमोरी होता है ना, हाँ। होता है, हमने दिखाया था लास्ट क्लास आपको, कैशे आपके लैपटॉप में 8 MB लिखा हुआ था, याद है। यस सर। हाँ, तो कैशे तो होता है, हाँ। तो कैशे में मैंने स्टैटिक रैम भी होता है और डायनेमिक रैम भी होता है, हमारा कंप्यूटर दोनों रैम यूज़ करता है। पर ज़्यादा हमारा कंप्यूटर में रैम यूज़ होता है, जो कंटिन्यूसली यूज़ होता है, वो है हमारा डी रैम, ठीक है। डी रैम को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एस रैम को कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ करता है, क्लियर। यस सर। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ तक क्लियर हो गया ना ऋषा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं। चलो अब आते हैं रीड ऑनली मेमोरी, इसको बोलते हैं रोम, ROM, रोम। तो रीड ऑनली मेमोरी एक तरह का ये नॉन वॉलेंटाइल मेमोरी है। वॉलेंटाइल एंड नॉन वॉलेंटाइल अगर आपको याद होगा, तो मैंने दो वर्ड का यूज़ किया था, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अगर वॉलेंटाइल लिखा है तो आप समझिए कि टेम्परेरी मेमोरी है, और नॉन वॉलेंटाइल मतलब
परमानेंट मेमोरी। एग्जैक्टली, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। अब इसमें ऐसा है कि रोम में जो भी हम लोग डेटा रखते हैं ना, वो परमानेंटली स्टोर होता है एक लॉन्ग टाइम के लिए। क्लियर? ठीक है। हम्म। और ऐसा बोला गया कि रोम को बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। बस इसमें एक बार आप डेटा रख दो और उसके बाद उस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। उस डेटा को आप हटाओगे नहीं, आप वहाँ रख दोगे। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। रैम रोम जो होता है वो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रोम पहले से हमारे मदरबोर्ड में मैन्युफैक्चरर डाल के देता है। क्लियर? अब बहुत सारे टाइप यस ऑफ सर। रोम है। अभी रोम में हमने क्या बोला? सर रोम में जो भी डेटा जाता है, सबसे पहले है एम रोम। इसको बोलते हैं मार्क्स्ड रोम। ठीक है, मार्क्स्ड रोम। हम्म। इसका मतलब होता है सर ये एक ही बार राइट होता है। राइट मतलब क्या? सर हमने कोई डेटा उसमें डाला तो हमने किस तरह का ऑपरेशन किया मेमोरी में? राइट ऑपरेशन किया, है ना? यस सर। पूरे लाइफ में एम रोम एक ही बार राइट होता है। राइट मतलब सोचो हमें उसमें कुछ रखना था, एम रोम में ना हमें कुछ डेटा रखना था डी नाम का। हम एक बार उसमें डी रख चुके हैं, हम्म। उसके बाद उसके अंदर उस एम रोम को अब हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक बार रख दिया तो रख दिया। समझ में आया? हम्म। रोम एक वर्ड है। रोम रैंडम एक्सेस रीड ऑनली मेमोरी एक वर्ड है। जो भी डिवाइस रीड ऑनली मेमोरी जैसा जैसे एक्ट करता है उन सबको हम रोम बोल सकते हैं। ठीक है ना? हम्म। क्लियर? इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना 8 GB रैम, 128 GB रोम बोलते हैं। यस सर। पर 128 GB तो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है। रैम मेरा प्राइमरी स्टोरेज, हम्म। प्राइमरी मेमोरी है। और 128 GB तो मेरा सेकेंडरी मेमोरी है। सर सेकेंडरी मेमोरी को रोम की तरह हम्म। क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी भी कुछ इसी तरह का होता है। उसमें जो भी डेटा रखते हैं वो शट डाउन होने के बाद हटता है? नहीं हटता है। लॉन्ग टाइम तक उसमें डेटा रखा जा सकता है, बाद में चाहे तो उसमें से डेटा हटाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे जो हम्म। फ़ोन या कंप्यूटर में जो रोम होते हैं ना, वो एम रोम तो नहीं है। सर एम रोम में एक प्रॉब्लम है कि भाई एक बार इसको यूज़ कर लो और बाद में इससे चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? अब एम रोम का हम्म। सबसे पहला एग्जांपल है पी रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। ये ऐसा रोम है जिसको एक बार आप प्रोग्राम कर दो, एक बार यूज़ कर लो। इसके बाद बोला गया प्रोग्रामेबल रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस। एक बार। समझ में आया? एक बार आप इसे हम्म। मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब अभी इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। एक बार आप इसमें डेटा डाल दो और उसके बाद उसको इंटायर लाइफ के लिए आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने पहले सीडी सुना है, आपने सीडी डीवीडी? सीडी। सीडी डीवीडी आपने देखा होगा, मैं दिखाता आपको। हाँ सर। हाँ सर। ये देखो इस तरह का होता है, देखा आपने? शाइनी हाँ सा सर। पतला सा सीडी डीवीडी। ये सीडी डीवीडी है ना, ये भी सीडी डीवीडी रोम रोम की तरह काम करते हैं, पता है आपको? क्योंकि इसमें भी एक ही बार डेटा को रखा जा सकता है। एक बार जो डेटा हम रख दिए उसके बाद बार बार इसमें रखने का ऑप्शन नहीं मिलता। समझ में आया? ठीक हम्म। है। फिर इसको देख के ना, अच्छा एक बात बताओ, अगर हमने कोई प्रोग्राम बनाया है सोचो, ठीक है, और हम्म। रोम में हमने क्या किया? पी रोम में हमने लोड कर दिया। ठीक है। हम्म। अब वो प्रोग्राम काम नहीं करा रोम लगाने के बाद, तो मेरा पी रोम वेस्ट हो जाएगा। हम्म। इसी चीज़ को सोच के हमने एक और रोम बनाया, उसका नाम है ई पी रोम। इसका मतलब हो गया इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। मतलब अब जो रोम है वो इरेज हो सकता था, उसमें डेटा रखने के बाद ना इरेज किया हम्म। जा सकता था और उसके बाद नया डेटा उसमें रखा जा सकता था। ठीक है। पर उसे इरेज करने के लिए एक लाइट की ज़रूरत पड़ती थी जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रे लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है ना? रे। रे और लाइट। बेसिकली रे लाइट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है ना? ओके। स्कैटर्ड है तो लाइट हो गया, और अगर पॉइंटेड है तो रे हो गया। ठीक है ना? यूवी रे यूवी लाइट एक ही बात है। क्लियर? देखो इस हम्म। तरह का होता है यूवी लाइट्स, दिख रहे हैं आपको? क्लियर? हम्म। दैट इज ए यूवी लाइट। अब अल्ट्रा वायलेट लाइट, इवन आप बिलीव करो हमारे जितने भी डिवाइस है ना सबसे यूवी रेज निकलते हैं। आप यूवी प्रोटेक्टर पहनोगे ना,
और हम्म। अपने अपने मतलब अपने फ़ोन या कैमरा, अपने फ़ोन या फिर अपने लैपटॉप की स्क्रीन या डिस्प्ले की स्क्रीन की तरफ देखोगे ना, बिलीव ऑन मी, सिर्फ पर्पल कलर दिखेगा आपको। यूवी लाइट से। हाँ, यू भी पूरा पर्पल दिखेगा आपका कंप्यूटर का स्क्रीन, पता है आपको? हम्म। हाँ, तो इसीलिए। मेनली आपने बताया कि इसका जो लाइट होता है हाँ किसी भी डिवाइस का, फोन का बात करें या फिर लैपटॉप पीसी कुछ भी, हाँ। इस लाइट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? एक लेंस होता है, बेसिकली रीडिंग लेंस बोलते हैं उसको, ठीक है? हम्म। हाँ, वो जो है उसको ब्लू कट बोलते हैं, ब्लू कट। तो क्या है ये, इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपके जो आपके जो आंखें हैं उसमें इससे बचेंगी कि अगर आप एक ग्लास के थ्रू अपने स्क्रीन को देखोगे। तो बेसिकली मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बहुत देर तक अगर आप कंप्यूटर में काम करोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करना, आपकी आंखें बहुत देर तक थोड़ी देर बाद दुखने लगेंगी, हम्म। है ना? ये कारण है आपके अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की वजह से, या फिर रेस की वजह से, यूवी रेज या फिर यूवी लाइट्स की वजह से, ठीक है? हम्म। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जब भी हम लोग काम करें तो हम लोग वो ब्लू कट लेंस पहने, ठीक है? बेसिकली एक रीडिंग ग्लास होता है। आप कोई भी शॉप में जाओगे ना, तो आप बोलोगे सर, कोई भी बोलोगे शॉप में क्योंकि मुझे रीडिंग ग्लासेस चाहिए, तो वो आपको वही देगा, रीडिंग ग्लासेस देगा। उसमें पावर नहीं भी, बिना पावर का भी आप चश्मे लगा सकते हो, वैसे ही है, ठीक है? तो हमारे सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये भी है ना, ये सारे के सारे यूवी रेस को यूज़ करते हैं, और ये बहुत हार्मफुल होता है, पता है? यस। हाँ, नॉट ओनली फॉर द आइस, आपके माइंड के लिए भी हार्मफुल होता है यूवी रेस। बहुत पावरफुल रेस होती हैं। इवन सन से भी यूवी आता है, हम्म। ठीक है? सो आप एक चीज़ समझो, तो ये चीज़ है कि सर इस तरह के रोम को, जो ई रोम हम लोग यूज़ करते हैं ना, उनको इरेज करने के लिए हमें क्या लाइट यूज़ करना पड़ता है? अल्ट्रा वायलेट रेस। मतलब क्या है कि अगर ई रैम को मैं दिखाऊं आपको, ठीक है ना, अगर मैं ई रैम के प्रोसेस को दिखाऊं तो आप समझोगे। ये देखो, इस तरह का होता है ई रैम, दिख रहा है आपको? हाँ, यस। अब देखो इस ई रैम में ना ऊपर में एक आपको जगह दिख रहा है, हम्म। गैपिंग। इसी गैपिंग के ऊपर देखो, इस तरह से हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेस फेंकते हैं, दिख रहा है आपको? हम्म। ये लाइट डालते हैं। ये लाइट डालने से क्या होता है, जो भी जो भी हमारा रोम में जो भी डेटा हमने स्टोर करके रखा है, वो इस लाइट की वजह से डिलीट हो जाता है, समझिए? और हम्म। हमने, अब एक बार डेटा डिलीट हो गया तो स्पेस स्पेस क्लियर हो गया, तो हम उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? हम्म। ठीक है। इसको बहुत बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं करते रहना पड़ता है। क्या बोला जाता है कि इसमें टाइम लगता है, ड्यूरेशन अप टू द 40 मिनट्स, ठीक है ना? और यूजुअली ये जो पूरा का पूरा रोम है ना, इसमें आप बहुत लंबे टाइम तक अगर आप कोई डेटा रखते हो, फिर यूवी मारते हो, फिर डेटा रखते हो, फिर यूवी मारते हो, तो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं काम करेगा, ठीक है ना? आप बार बार कंटिन्यूसली डेटा रखोगे यस। हटाओगे, रखोगे हटाओगे, तो ये ऐसा ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। उसके बाद हमने एक और रोम देखा, इसका नाम था ई ई पी रोम, ई ई पी रोम। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल, माने इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि आप जब भी, अब क्या होता था इसमें, तो इससे पहले वाले तो मैं तो यूवी रेज डालते थे, है ना, हटाने के हम्म। लिए। पर इसमें यूवी की ज़रूरत नहीं था। इसमें डायरेक्ट आप कंप्यूटर में जाओ, मैंने हाँ, इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करो, और इसमें जो भी डेटा है वो दिखेगा हमें, और उसको आप डिलीट कर दो। जैसे कैसे हम लोग फ़ोन की गैलरी में जाकर आराम से पिक्चर्स क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, समझ रहे हो ना? तो इस तरह के रोम बने हम्म। ई ई पी रोम। ई ई पी रोम जो आज के डेट में हमारे मोबाइल फ़ोन्स में लगते हैं ना, दोज आर नोन एज ए ई ई पी रोम। और इनको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यस। ठीक है, तो ऐसा है। एडवांटेज क्या है रूम का? नॉन वॉलेटाइल नेचर है, तो भाई पावर ऑफ हो ऑन हो, उसमें जो डेटा रख दिया वो डेटा रहेगा, हटेगा नहीं। कैनॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, क्योंकि डेटा परमानेंटली बेसिस के लिए स्टोर हो चुका है, तो एक्सीडेंटली चेंज होना पॉसिबल नहीं है। चीपर देन रैम्स,
इजी टू इजी टू टेस्ट, मोर रिलायबल देन रैम्स, क्योंकि अगर रैम खराब हो सकते हैं पॉसिबल है, पर रोम के खराब होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि स्टैटिक होता है, स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर्ड एनी रिफ्रेश। ठीक है, तो स्टैटिक होता है तो इसीलिए हम्म। इसको ज़्यादा हम लोग एक ही तरह का चीज़ में स्टोर होता है, एक ही बार ही स्टोर होता है, और एक ही तरह का स्टोरी एक ही तरह का चीज़ स्टोर होता है, एक ही बार स्टोर होता है, और एक ही चीज़ स्टोर होता है। तो बार बार इसमें नया चीज़ तो स्टोर करने वाले हैं नहीं। अब बार बार नया चीज़ हम्म। स्टोर नहीं करने वाले हैं, तो ये स्टैटिक इन नेचर हो गया, तो इसे रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आपका ब्रेन स्टैटिक है कि डायनेमिक है? डायनामिक। कैसे? एक ही बार में बहुत सारा चीज स्टोर करता है। हम्म। कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कभी मैं क्लास में बता रहा हूँ रोम क्या होता है, अचानक से पीछे से मम्मी बोलते हैं अरे ये वाला काम कर दो। तो वो चीज़ होता है कि एक टाइम पे हम लोग बहुत सारे इनपुट्स ले सकते हैं, और उनको सोच के समझ के एक्शंस भी कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ वी आर डायनेमिक। ठीक है ना। पर यस लिटरली सर। देखा जाए हमारे पे इंस्ट्रक्शन भले ही एन नंबर्स होंगे, पर मैं आपको बिलीव दिला रहा हूँ, आप बिलीव करो कि आप एक टाइम में एक ही काम करोगे। ठीक है। मल्टी प्रोसेस करने के लिए आपको दो लोग चाहिए, पर एक टाइम में एक एक ह्यूमन एक ही काम करता है, भले ही एक काम आपने 1 मिनट किया, दूसरा काम दूसरा मिनट, दूसरा काम को आपने 1 मिनट दिया, फिर 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट करते करते आप दोनों काम कर रहे हो, पर एट अ टाइम दैट 1 मिनट यू शुड डू द सेम वर्क। ठीक है। यस सर। उसके बाद आते हैं मदरबोर्ड्स। मदरबोर्ड्स कुछ नहीं होते सर, मदरबोर्ड्स देखो इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, दिख रहा है आपको? ऐसा दिखता है। हम्म। यहाँ रैम लगता है, ये देखो ये जो 4 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये हम्म। ये यहाँ आपका रैम लगेगा। ठीक है, यहाँ मेन जगह पे प्रोसेसर लगता है। ठीक है, दीज आर द पीसीआई स्लॉट्स, दीज आर द पावर कनेक्टर स्लॉट्स। ठीक है, यहाँ आपके साटा पोर्ट्स लगते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मदरबोर्ड बेसिकली होता क्या है समझने वाली बात है, ये ज़्यादा जानना जरूरी है। सर ठीक है। यूएनओ किसको बोलते हैं? यू एन ओ। हाँ। यू एन ओ किससे रिलेटेड है ये? मैंने इसको, एक तरह का डिवाइस ही होता है। एक तरह का डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है क्या? हाँ, छोटा सा होता है। हाँ। इसी के जैसा दिखता है, मदरबोर्ड हाँ, जैसा। मदरबोर्ड जैसा नहीं दिखता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मदरबोर्ड जैसा नहीं दिखता है। यू एन ओ नहीं बोलते हाँ, यू एन ओ एक तरह का डिवाइस है, देखो इस तरह का दिखता है। हम्म। ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं हमारा, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग रास्पबेरी पाई, और नहीं तो फिर आप इसको, यू एन ओ का एक छोटा सा किट आता है। बेसिकली आप क्या कर सकते हो ना, यू एन ओ एक छोटा सा प्रोग्रामेबल किट होता है। ठीक है। हम्म। है ना। ये किट में आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के रख सकते हो, वो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, छोटा छोटा सॉफ्टवेयर बना कर रख सकते हो हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए। उस तरह के डिवाइस बनते हैं। ये भी रैम मदरबोर्ड कुछ इस तरह का ही करता है। देखो हमारे पास सीपीयू रैम है ना, हार्ड डिस्क है ना, यस सर। है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। पर सब सब सारी चीज़ें सर अलग अलग कोई काम के हैं क्या? मतलब? सिर्फ सीपीयू से आप कंप्यूटर चला दोगे बिना रैम का? नहीं। फिर बिना नहीं। सिर्फ रैम से ही कंप्यूटर चल जाएगा क्या? नहीं। नहीं, तो सारी चीजें इम्पोर्टेंट है अपनी अपनी सारी जगह चीज़ पे। एक साथ चाहिए ना। हाँ। तो सारी चीज़ को एक साथ कनेक्ट भी करना पड़ेगा। हम्म। अब जब सारी चीज़ों को चाहिए और एक साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उस पूरे के पूरे डिवाइस का नाम पड़ा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही रैम, रोम, हमारा सीपीयू, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, सब कुछ मदरबोर्ड में ही रखता है। और मदरबोर्ड क्या करता है, सारे के सारे डिवाइस के बीच में कनेक्शन बना देता है। समझ में आया? हम्म। ठीक है। बोला गया अ मदरबोर्ड सर्व एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। समझ में आया? लाइक अ हम्म। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, अलग अलग जितने भी हमारे अलग अलग हार्डवेयर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ आ गए हमारे मदरबोर्ड में ही लगते हैं। समझ में आया? यस सर। कुछ डायरेक्टली डायरेक्टली जाके लग जाते हैं, और कुछ वायर्स के थ्रू लगते हैं, बस इतना ही फर्क है। क्लियर? ओके। ठीक है।
क्या क्या फीचर्स है भाई मदरबोर्ड का? बोला गया मदरबोर्ड एज अ वेरियस जनरली यूज इन द सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड क्या होता है, जनरली बहुत अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स, मतलब सीपीयू, रैम, रोम, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ उसमें लगाया जा सकता है। जो भी हार्डवेयर हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है उसमें लगाया जा सकता है। तो एक टाइप का नहीं, एक से ज़्यादा टाइप का कंपोनेंट सपोर्ट करता है, ठीक है ना? अभी यस कंपोनेंट्स सर। वर्ड्स का मतलब यहाँ बस इतना ही है। मदरबोर्ड में जितने भी अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस लगते हैं ना, उनको हम लोग बोल देते हैं कंपोनेंट, ठीक है? सीपीयू कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड सपोर्ट सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू एंड फ्यू फ्यू मेमोरीज, ठीक है? एक तरह एक मदरबोर्ड एक सीपीयू, उसमें एक सीपीयू लग सकता है ना? प्रोसेसर, एक प्रोसेसर लग सकता है, और कुछ एक से ज़्यादा मेमोरीज लग सकते हैं, मतलब रैम, ठीक है? Video card, hard disk, sound card will be compatible with the motherboard functioning properly. Motherboard case of the power supply must be कंफर्टेबल विद द प्रोसेस। अब इस मदरबोर्ड में सब तो लगा दिया, पर यस सर। एक इलेक्ट्रॉनिक और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल दोनों में सुन लो, दोनों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ चाहिए चलने के लिए, दैट इज नोन एज अ पावर, ठीक है? यस। इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं, तो पूरे मदरबोर्ड को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, ठीक है? ये कुछ पॉपुलर मदरबोर्ड की कंपनीज का नाम है, जैसे इंटेल हो गया, आसूस हो गया, ए ओपन हो गया, एयरबिट हो गया, बायोस्टार हो गया, गीगाबाइट, एम एस आई। इसमें से सारी कंपनी अब तो इंडिया में नहीं चलती, बट इंटेल अभी बंद हो चुका है, इंटेल मदरबोर्ड्स बनाना बंद कर चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे अब कंपनीज ऐसे हैं जो मदरबोर्ड बनाना बंद कर चुके हैं, बट दीज आर द सम पॉपुलर मैन्युफैक्चर जो मदरबोर्ड बनाते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नोन एज अ मेमोरी यूनिट। क्लियर? ओके। मेमोरी यूनिट ये क्या होता है? अब यूनिट्स पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अच्छा, मदरबोर्ड तक पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? यस सर, हो गया। हो गया ना? अब मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, दैट इज नोन एज अ कि यूनिट, यूनिट क्या होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, यूनिट। एसआई यूनिट सुना है कभी? यस सर। क्या होता है यूनिट? यूनिट जानती हूँ पर एक्सप्लेन नहीं कर एक्सप्लेन नहीं, पा रही हूँ। एग्जाम्पल दे दो। लाइक किसी चीज को हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल, एग्जैक्टली यही होता है यूनिट, पर एक एग्जाम्पल कोई आपके दिमाग में आ रहा हो? एग्जाम्पल लाइक एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। हीट का क्या होता है फिर? हीट का हीट का कैलोरी होता है शायद। नहीं नहीं, कैलोरी नहीं। क्या होता है? अच्छा, मुझे पता है एक बहुत कॉमन सा सर। अगर मैं कोई सॉलिड वेट है, तो उसको हम लोग ग्राम किलोग्राम में ये करते हैं, है ना? यस सर। तो वेट का यूनिट क्या हो गया? वेट का किलोग्राम या ग्राम? है ना? किलोग्राम होता है मेनली उसका ऐसा मेनली यूनिट। यस, हाँ, जो उसका फिक्स्ड यूनिट होता है, कांस्टेंट यूनिट। और मैं आप हीट का बात किया तो हीट भी एक तरह का एनर्जी ही है ना। हाँ, हीट भी एक तरह का एनर्जी है। उसका भी जूल ही होता होगा। हाँ, उसी का जूल जूल होता है। एनर्जी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है, बट उसको लेकर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ फिजिक्स क्लास, है ना? बट ओके। जानने के लिए बता दिया। अब यूनिट्स क्या होते हैं ना, जैसे आप शॉप पे गए और आपको ना खरीदनी थी चीनी, शुगर, ठीक है ना? हम्म। आप कैसे बोलोगे मुझे कितना कितना शुगर खरीदना है? मुझे इतना केजी या फिर ग्राम में चाहिए। है ना? मैं बोलूँगा ना, केजी और ग्राम से दुकानदार क्या, शॉपकीपर क्या समझेगा? चलिए। शॉपकीपर समझेगा कि अच्छा घर में आज ये बनने वाला है, इसीलिए इतना चीनी जा रहा है क्या?
हाँ। नहीं नहीं, शॉपकीपर ये नहीं समझेगा। शॉपकीपर समझेगा तो क्या? कि सर वो समझेगा कि कितना वेट वो मांग रहा है, कितना क्वांटिटी चाहिए उनको। अब कोई जैसे भी शॉपकीपर ये थोड़ी सोचता है सर कि उनके घर में क्या बन रहा है। हम जो अगर उनको जाके बोला है कि मुझे 1 केजी शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, तो शॉपकीपर तो वो मुझे देगा वो क्वांटिटी जितना मैंने बोला है। हाँ, मैं मजाक कर रहा था, छोड़ो छोड़ो। बट हाँ, एग्जैक्टली exactly वो शॉपकीपर आपको क्वांटिटी बताएगा। आप बता रहे हो क्वांटिटी, 1 किलो का मतलब मैं बता रहा हूँ कि इतना किलो मुझे चाहिए। अगर आप कोई लिक्विड आइटम खरीदने जाते हो तो बोलते ना, हमें 1 लीटर दूध दे दो भाई। तो दैट हम्म। इज द कम्स अंडर लीटर। क्लियर है ना? तो सर कोई लीटर नहीं बोलता है, मेनली आधा आधा जन सब केजी ही बोलता है, 1 किलो दूध चाहिए। केजी और लीटर में ये सिमिलैरिटी है ना, मैं बता रहा हूँ। अगर अगर मैं 100 मीटर का एक हाइट ले लूँ, 100 मीटर तक वेट ले लूँ, और 100 मीटर का एक ये ले लूँ, लेंथ, हाँ लेंथ ले लूँ, हाइट एंड विथ एंड लेंथ ले लेता हूँ। इस केस में जब इसका एक बॉक्स बनाएंगे ना, क्यूब बनाएंगे इसका, हम्म। तो इस क्यूब में जितना भी मैं डेटा, इस क्यूब में जितना भी मैं क्वांटिटी रखूँगा वो 1 किलो का ही होगा। वो हम्म। वो भले ही वाटर के फॉर्म में हो या फिर हार्ड हार्ड क्वांटिटी पे हो। तो इसीलिए बोला जाता है लिक्विड में किलो और लीटर दोनों चलता है। ठीक है? ठीक है। यस। अब ये तो बातें अलग हो गई, पर अब हम लोग कूदते हैं फटाफट अपनी मेमोरी यूनिट्स पे। अब कंप्यूटर में भी तो हम लोग डेटा रखते हैं ना। यस सर। तो जैसे किसी भी चीज़ का एक मेजरमेंट होता है, उसका यूनिट, उसी तरह कंप्यूटर में भी हमारा डेटा का मेजरमेंट होता है। दैट इज नोन एज अ मेमोरी यूनिट। ठीक है? ओके। कंप्यूटर में सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे जैसे ग्राम हो गया, है ना? अच्छा, किलोग्राम, किलोग्राम से छोटा? किलोग्राम से छोटा? ग्राम, है ना? वैसे मेरा पेन भी याद कर रही। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, ग्राम। ग्राम, ग्राम से छोटा? सेंटीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। मिलीग्राम, सेंटीग्राम नहीं, मिलीग्राम, मिलीग्राम से छोटा? मिलीग्राम से छोटा? सर नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। हम्म। तो इसका मतलब, अगर मैं ओके। मिलीग्राम को सबसे छोटा मान के चलूँ, तो मैं समझूंगा कि सर मिलीग्राम से ही शुरू होता है, उसके बाद हम लोग उसमें बढ़ाते जाते हैं। पर एक चीज़ मैं समझाऊँ, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं बोलूँगा, पर ये आपको पता है, और इस चीज़ को आप आराम से आप समझ सकते हो। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1000 ग्राम है, क्या बोलूँ मैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम है। तो आप बोलोगे सर ये 1000 ग्राम मत बोलो इसे, इसे आप बोल दो 1 किलोग्राम। गलत बोल रहा हूँ क्या? यस सर। गलत यस, बोल रहा हूँ, नहीं यस सही बोल है। रही हो? सही बोल रहा हूँ ना? सही है। है ना? मतलब इसका मतलब हाँ। सर, क्वांटिटी मतलब एक ऐसा टाइम आएगा ना जब हम लोग कुछ क्वांटिटी को एक साथ जोड़ते जाएंगे। समझ लो कुछ लकड़ियां हैं, भाई हम उस लकड़ियों को जोड़ते जाएंगे, तो एक टाइम जो बंच ऑफ लकड़ियां बनेंगी ना, वो एक अलग क्वांटिटी में चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। इसी तरह मेमोरी यूनिट्स में भी है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है कंप्यूटर में? बिट। कल आज आप आपको कोई भी पूछेगा सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर का कहाँ से शुरू होता है, मेमोरी यूनिट कहाँ से शुरू होता है? बिट। ठीक है? ओके। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम्म। नो सर। अब सुनो मेरी बात। यहाँ पर मैं अब एक बॉक्स बना लेता हूँ, और इस बॉक्स को आप देख के आराम से समझ पाओगे सबसे छोटा यूनिट पे। ठीक है? सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। 1 बिट। 1 बिट मिला, 1 बिट सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है? यस सर। उसी तरह मैं 8 बिट को एक साथ रख दूं, 8 बिट को एक साथ रख दूं, तो वो मेरे लिए क्या बनाएगा? 1 बाइट। समझ में आया? यस सर। जैसे मैंने बोला ना, एक
एक ग्राम मान लेते हैं सबसे छोटा होता है, पर 1,000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है। उसी तरह 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाता है। क्लियर? तो बिट इज यस द सर। स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे बड़ा क्या, बाइट। हम्म। ठीक है। तो A1024 बाइट मिलके 1024 बाइट मिलके क्या बनाता है, 1 किलोबाइट। KB। ठीक है, KB किलोबाइट। क्लियर? यस सर। किलोबाइट। यस सर। समझ में आया? ग्राम, किलोग्राम, उसी तरह बाइट, किलोबाइट। कोई डाउट? किलोबाइट। नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं। अब 1024 KB मिलके 1 MB बनाता है, मेगाबाइट। समझ में आया? मतलब अच्छा सर, यस एक सर। हजार केबी को मतलब 1,000 किलो मिला दिया जाए तो भाई हमें उससे किलो से ऊपर मिल जाएगा। क्विंटल में चल जाते फिर हम लोग वेट के हिसाब से, है ना? उसी यस सर। तरह हाँ। 1,000 किलोबाइट मिला के 1 मेगाबाइट बनता है। फिर 1,000 मेगाबाइट मिलके 1 गीगाबाइट बनता है, 1 GB। समझ में आया? यस सर। उसी तरह 1 GB मिलके अगर आप 1,000 GB अगर आप एक साथ रख दोगे तो उसके बाद बनता है 1 TB। समझ में आया? यस सर। ठीक है। फिर अगर आप क्या करते हो, 1 TB अगर डेटा आप ले लेते हो, 1 TB अगर एक साथ रख देते हो, 1 TB, 1024 TB अगर एक साथ हम रख देते हैं तो वो बनता है 1 PB, पेटाबाइट। ठीक है। अगर ओके। 1,000 पेटाबाइट को एक साथ रख दिया जाए तो एक साथ रख दिया जाए तो बनता है 1 EB, हेक्साबाइट। ठीक है। और ओके। 1 EB अगर मैं बोलूँ 1024 EB में मिला के रख दूँ तो उसके बाद क्या बनता है मेरे लिए, पता है आपको? बुक्स में PB तक ही देता है, एक्साबाइट के बाद नहीं पता सर। जेटाबाइट, ZB। ओके। ठीक है। और एक जेटाबाइट मिला के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ अ जेटाबाइट और योटाबाइट। YB बनता है या फिर ZB बोल बोल ए बनता है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। अगर एक 1024 ZB मिल के हमारे लिए बनाते हैं 1 YB, तो सबसे बड़ा हमारा अगर यूनिट है, इसके बाद आपके जो यूनिट्स है वो और बड़े हो जाते हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पर मेमोरी कन्वर्जन कुछ इस तरह का ही होता है। ठीक है ना? यस सर। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये मेरे पास 2048 KB है तो तुम क्या बोलोगी? 2048। KB। तो 2 MB हो जाएगा। एग्जैक्टली। वेरी गुड, सुपर। सो आपको इतना समझ में आया कि सर कि कैसे वेट मिलके अलग अलग क्वांटिटी मिलके हमारे यूनिट बनते हैं, है ना? और जो हमारे पास जो फाइल्स होते हैं ना, आप कोई भी फाइल आप अभी फ़ोन में अगर चला रहे हो तो आप डेफिनेट आप मिनिमाइज करके आप ना कोई भी अपना पिक्चर क्लिक करो, उसके डिटेल्स में जाओ, कोई भी पिक्चर आपने जो क्लिक करके रखा है उसके डिटेल्स में जाओ गैलरी में, है ना? और उस पर तुम उसका साइज़ देखो, देखो कितना है। कोई भी पिक्चर उठाओ। साइज 1 MB। 1 MB। अगर सोचिए आपके कंप्यूटर में 1 GB का स्पेस है, ठीक है ना? हाँ। तो 1 GB का मतलब कितना MB हो गया? 1024 MB। अगर आपने वो पिक्चर जो क्लिक करके रखा है 1 MB का है, तब वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा? 1 MB ऑक्यूपाई कर लेगा ना?
तो अब मैं कितने, और अगर मैं वन हम्म। वन एम बी की पिक्चर्स अगर रखने की सोचूं थोड़े दिमाग में थोड़ी देर के लिए, तो मैं कितने पिक्चर रख सकता हूँ 1 GB में? हम्म 1 GB में कितने पिक्चर्स रख सकता हूँ? सारे पिक्चर्स 1 MB के ही हैं। 1022। हाँ, सारे 1 MB के हैं, तो सर 1024 1024 MB का पिक्चर्स रख सकते हैं, हाँ या ना? तो इससे यस हम सर। लोग क्या, हम लोग अपने डेटा को मेजर कर पा रहे हैं। हम्म। ठीक है, इसीलिए हम लोग ने पढ़ा मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसमें एक और छोटा सा कैच है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो हमारा बिट होता है, बिट, जो हमारा बिट होता है, बी यस सर। आई टी, बी आई टी जो बिट होता है ना, उससे हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा बाइट होता है ना, BYTE, बाइट, हम्म। उसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ जितना आपको यस कैपिटल सर। बी दिख रहा है ना, वो सब बाइट है। ठीक है ना? ठीक है, ओके। इतना याद रहेगा। यस और सर। आपको स्मॉल बी दिखा हुआ दिख रहा है, तो आप समझ लीजिएगा वो एक बिट की बात हो रही है। क्लियर? इसमें कोई यस डाउट? सर। अब नो। आपने कभी अपना इंटरनेट का स्पीड चेक किया है? नहीं। नहीं चेक किया? मैं आपको आज एक वेबसाइट दिखाने वाला हूँ। मैं दिखाने वाला हूँ आपको fast.com, एक वेबसाइट है नेटफ्लिक्स की तरफ से, fast.com। आप मुझे बता सकते हो कि मेरा इंटरनेट हम्म। स्पीड कितना दे रहा है? 31 Mbps। 30। 30 Mbps। तो इसका मतलब क्या हुआ? MBPS का मतलब? तो MBPS नहीं का, पता। अरे MB अभी तो बताया मैंने, MB का मतलब, मेगाबाइट। अब PS मतलब पर सेकेंड। पर ये कौन सा बी है देखो तो? ये बिट है, मेगा बिट। मेगा बिट, एग्जैक्टली, ये मेगा बिट है। तो बिट को बाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? 8 बाइट मिलके एक बिट, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। हाँ। एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, अगर मुझे बिट को बाइट में कन्वर्ट करना होगा, बिट को बाइट में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 8, 8। है ना? और मुझे अगर बाइट को बिट में कन्वर्ट करना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 8। यस सर। ठीक है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसमें जाने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे। कहाँ गया मैं डिवाइड का, डिवाइडेड बाई 8। और इसमें रिटर्न आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 8। समझ में आ गया? यस तो सर। 30 मेगाबिट पर सेकेंड। तो हमें एक्चुअली पता करना है कि मेरा स्पीड, जो भी डेटा जो होता है ना हमारा, वो बिट के फॉर्म में नहीं होता, ज़्यादातर बाइट के फॉर्म में ही हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यस सर। लिटरली कैलकुलेट करूँ, तो मेरा 30 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरा एक्चुअली इंटरनेट का स्पीड कितना है? 3.75। हाँ, मेगा, किस में मेगा कन, बिट बिट से किस, बाइट। हाँ बिट से बाइट में कन्वर्ट हो गया। तो 3.75 मेगा बाइट पर सेकेंड मेरा स्पीड है। समझ बाइट। में आया? तो जितने भी यस सर। कंपनीज हैं जो बोलते हैं ना कि हम लोग 30 MBPS का प्लान दे रहे हैं, हम लोग 100 MBPS का प्लान दे रहे हैं, हम लोग 1 GB पर सेकेंड का प्लान दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए वहाँ मेगा बिट की बात हो रही है, ना कि मेगा बाइट की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, एक मैं छोटा सा, आज के एंड को, इन सेशन एंड करने से पहले मैं छोटा सा चीज़ पूछना चाहूँगा। आपके फ़ोन में क्या ऊपर में एक छोटा सा ये होता है, मीटर होता है, जिसको आप यूज़ करते हो, वहाँ इंटरनेट का स्पीड दिखाता है? यस सर। सिर्फ वही मीटर जो है, वो आपको मेगा बाइट में दिखाएगा, ना कि मेगा बिट में। समझ में आया? ओके। वहाँ इंटरनेट का स्पीड एकदम मेगा बाइट में दिखाता है, बिट में नहीं। ठीक है, तो आज के बाद अगर आप ओके। देखोगे कहीं पे एम के साथ स्मॉल बी, तो आप क्या बोलोगे? मेगा बिट। बिट होगा वो। वो बिट है।
और बिट से बाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 8। एक छोटे यूनिट से 8। बड़े यूनिट में जाने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, ये तो याद है ना आपको। यस सर। अगर मैं यही चीज़, अगर आपको ये चीज़ अपने हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ मैं बोल रहा हूँ, टू यस। 1 0 0, ठीक है, ग्राम। और मैं इसको पूछूंगा हम्म। ये कितना किलोग्राम होगा, इसका कितना किलोग्राम होगा। 2100। सर ये तो बहुत इजी है। सर 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है। 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है, तो मैं 2100 को डिवाइड कर दूंगा ना 1000 से। करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मतलब इसका मतलब 2.1 ग्राम, कोई डाउट है ना। ठीक है। ईशा, आर यू इन क्लास। हेलो मैम।